मैंने बताया था आपको लास्ट की थोड़ा सा कि जैसे यूएस के अंदर, यूके के अंदर, है ना, और चाइना के अंदर, और बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो अलग अलग कंट्रियों की करेंसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है। यूएस के अंदर क्या चलता है, डॉलर चलता है, यूएस डॉलर चलेगा। यूके के अंदर क्या चलेगा, पाउंड चलेगा। ठीक है, यूके के अंदर क्या चलता है, पाउंड चलता है, पाउंड चलता है। चाइना के अंदर क्या चलता है, युआन चलता है, युआन चलता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या चलता है, रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं उसको, पाकिस्तानी रुपया होता है। ठीक है, तो ये चलते हैं अलग अलग कंट्रियों के अंदर, अलग करेंसी होती है। तो इसके बारे में मैं बताया था, ये जो चैप्टर है किसके रिगार्डिंग है, फॉरेन करेंसी के ऊपर ये चैप्टर है, ट्वीट होते हैं ना, इसके रिगार्डिंग कोई चैप्टर है, किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होती है डोमेस्टिक करेंसी। एक डोमेस्टिक करेंसी होती है। डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है, जो करेंसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यूज की जाती है। जैसे हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सी करेंसी यूज की जाती है, रुपए यूज किए जाते हैं। तो द करेंसी यूज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और एक्सचेंज, द करेंसी यूज इन domestic territory of a country, domestic territory, the currency used in domestic territory of a country for exchange, for exchange, exchange या buying, तो buy and sell, भाई खरीदने और देने के लिए यूज कर सकते हैं। उसे हम कौन सी बोलते हैं बेटा, उसे हम डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं, कॉल्ड डोमेस्टिक करेंसी। एग्जांपल क्या है, इंडियन के अंदर क्या चलता है, रुपए चलते हैं, तो इंडिया का जो रुपए का पैसा है ये डोमेस्टिक करेंसी है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये सारी की सारी जो ऊपर करेंसी दिख रही है आपको, एक सारी सारी फॉरेन एक्सचेंज है, किसके लिए, इंडिया के लिए। इट इज फॉरेन, इट ऑल आर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। ये सारी की सारी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज है, किसके लिए, इंडिया के लिए। इसके बाद आता है ये फॉरेन एक्सचेंज आपने करवा दिया था। हाँ बेटा, ये ना असल में क्या है, अभी मैं जब तक दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बेस कराया था ना, एक चीज कराई थी, थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करा के बस स्टार्ट, जब भी मैं स्पीड में कर रहा हूँ। कहाँ तक करवाया था मैंने, मुझे बताया, मैंने वो स्टार्ट नहीं कराया था, कोई डेट नहीं कराई थी स्टार्ट, आज डेट स्टार्ट कराऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज डेट तो करा दी, तो डेट के टाइप्स कराने चाहिए। टाइप्स में मैंने एक टाइप थोड़ा सा बताया था आपको। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसमें एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे $1 इक्वल टू 50 रुपीज है या 60 रुपीज है, और 1 रुपीज इक्वल टू क्या होगा, 1 रुपीज इक्वल टू डॉलर का आपको 60 पार्ट मिल जाएगा। तो when one currency exchange into another currency या with another currency is called foreign exchange rate। जब आप एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो foreign exchange rate बोलते हैं। तो it is a rate of exchange, it is rate of exchange in which one currency exchange with other currency। जब आप एक करेंसी की दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हो तो ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है। ठीक है, इसको बच्चों रफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट क्लास में करा चुका था मैं, तो थोड़ा सा एक रिवाइज करा दिया मैंने और बता दिया। एक दो बच्चे नए हैं, उनको पता चल गया होगा इसके बारे में। कनेक्शन समझ आया आपको? एक यस सर। तो बच्चे मैं करा चुका हूँ इनको, लास्ट क्लास में, तो नोट कर लेना इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। देखिए अब जो आगे की कहानी है, फॉरेन एक्सचेंज कितने टाइप्स की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ foreign exchange।
लास्ट वन इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है? इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट या इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है? विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड और सप्लाई की फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू डिसाइड किया जाती है। जब बायर भी इस करेंसी को बाय करता है, सेम करेंसी को सेल करता है, तो आपस में मिलकर जब रेट को डिसाइड करते हैं तो हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से बोलते हैं। जहाँ पे बायर और सेलर मिलकर क्या करते हैं, करेंसी के रेट को डिसाइड करते हैं, तो हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है? विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, बट इट इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, बट इसमें कंट्रोल क्या होता है? बट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैं आज आपको जो कराने वाला हूँ, मैं आज पहले फ्लेक्सिबल खत्म कराऊंगा। जिससे क्या कराया था लास्ट क्लास में, याद है कुछ इन तीनों में से? फिक्स वाला स्टार्ट किया था, तो फिक्स वाले खत्म करा दिया था मैंने कि खत्म हो गया था? नहीं सर, इतना ही हुआ था जितना भी आपने कराया। अच्छा चलो, तो आज ना मैं पहले इसका लेंथी वाला टॉपिक कराने की सोच रहा हूँ। चलो हाँ, पहले लेंथी टॉपिक ही करा दूंगा। लेंथी वाला पार्ट है, फ्लेक्सिबल वाला है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। तो फ्लेक्सिबल वाला मैं पहले कराऊंगा, फिर फिक्स वाला कराऊंगा, फिर लास्ट में मैनेज फ्लोटिंग वाला कराऊंगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेटा पहले ना इसके अंदर दो सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दो टॉपिक होते हैं, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए डिमांड, पहली बात तो हम लोग डिमांड के ऊपर, सोर्स ऑफ डिमांड क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? जब हम फॉरेन करेंसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उसका कॉज क्या होता है कि हम क्यों परचेज करेंगे फॉरेन करेंसी? भाई एक इंडियन को फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करता है? पहली बात तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस, अगर आप कोई गुड्स परचेज करना चाहते हैं तो पेमेंट किस तरह से आप डॉलर में पे करोगे, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर वो परचेज करोगे तो उसकी पेमेंट किस करनी होगी आपको? डॉलर। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, इन अब्रॉड। अगर आप इंडिया के एक बंदे और आप यूएस में क्या करते हो, एक कंपनी को परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड हो गया। और टूरिज्म बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। जो इंडिया के रेजिडेंट है वो टूरिज्म करने के लिए कहाँ जाते हैं? फॉरेन में जाते हैं। टूरिज्म के लिए कहाँ जाते हैं? मतलब फॉरेन में जाते हैं। तो टूरिज्म बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट, जब इंडिया के डोमेस्टिक रेजिडेंट होते हैं वो फॉरेन खर्च करने के लिए क्या चाहिए होता है? फॉरेन करेंसी चाहिए होता है। अगर इन्होंने फॉरेन से लोन ले रखा है, इंडिया वालों ने फॉरेन से लोन ले
बाय डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेसिडेंट। बेटा जो डोमेस्टिक रेसिडेंट है ना वो स्पेकुलेटिव कर मतलब इन अब्रॉड। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टा लगाने, जैसे डॉलर परचेज कर रहे हैं, डॉलर या फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं, उन शेयर्स को परचेज करके वे फॉरेन को मतलब सेल कर रहे हैं। जैसे 500 रुपीज परचेज करा उसमें डॉलर, मतलब $50 का परचेज करा कुछ शेयर, और जैसे वो $60 का हुआ उसको सेल कर दिया, है ना। तो $60 का हुआ तो उसको सेल कर दिया, $60 का उसको सेल कर दिया। तो बेटा जो डॉलर को ना क्या करते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आए डोमेस्टिक रेसिडेंट। जो डोमेस्टिक रेसिडेंट होते हैं वो डॉलर को क्या करते हैं सेल और परचेज करते हैं। डॉलर को जो सेल और परचेज करते हैं उसके लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है इसकी फॉरेन करेंसी की। और यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, ग्रांट एंड डोनेशन टू अब्रॉड। ग्रांट एंड डोनेशन, ग्रांट या गिफ्ट या डोनेशन, डोनेशन अब्रॉड। अगर आप उसको डोनेट करना चाहते हो तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये फॉरेन करेंसी की जो हम डिमांड करते हैं उसके सोर्सेस हैं। जो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं तो उसकी सोर्सेस है। बेटा हम क्यों करते हैं फॉरेन करेंसी की डिमांड, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, सप्लाई। सप्लाई का टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचना। जब फॉरेनर्स लोग इंडिया के अंदर आते हैं कुछ चीज बाय करने के लिए तो हम अपनी करेंसी की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ऐसे आपको कभी गलती नहीं होने वाला। जब कोई इंडिया का बंदा या जब कोई इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी को क्या करने आता है, जब कोई फॉरेन का बंदा इंडिया से कोई गुड्स परचेज करने के लिए आता है, मतलब मैंने इंडिया के मार्केट में अपना मार्केट सेल करना चाहता हूँ प्रोडक्ट को, तो किसमें करूंगा, रुपए में तो करूंगा। मुझे रुपए की रिक्वायरमेंट है तो वो लोग हमारी कंट्री में क्या लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी को लेकर आएंगे पेमेंट करने। तो वो उनके लिए रुपए क्या होगा, उन लोगों के लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा। यूएसए वालों के लिए, है ना, इनकी जगह जो रुपए होगा ये फॉरेन एक्सचेंज होगा इनके लिए। सिंपल सी बात है। तो एक बात आप सोचिए कि सप्लाई के सोर्स क्या होंगे। अगर आप अपना गुड सेल करना चाहते हो तो गुड सेल करने से पहले आपको अपनी करेंसी सेल करनी पड़ेगी। तो इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग कर रहे थे उनकी कंट्री में, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। और टूरिज्म बाय फॉरेनर इंडिया के अंदर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी और हम अपनी करेंसी को उनको सप्लाई करेंगे। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बताए, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बाय फॉरेनर्स बेटा इंडिया के अंदर कंपटीशन खेलना चाहते हैं, मतलब यहाँ की कंपनी शेयर को परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो उनको किससे रिक्वायरमेंट होगी, इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी और हम अपनी करेंसी की सप्लाई करेंगे। वो लोग इंडिया को डोनेट करना चाहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं, याद होगा आपको, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो डोनेट करना चाहते हैं इंडिया को तो उसके लिए वो हमारी करेंसी की डिमांड करेंगे। तो सबसे पहले किसकी डिमांड करेंगे, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होते हैं, ये दो इसके पॉइंट होते हैं, ये आपको समझ आए होंगे। क्या होता है, एक डिमांड हो गया, एक हाँ बोलो बोलो। किसका बेटा फिक्स पॉइंट डिमांड का क्या लिखा है बताइए, पढ़ के बताइए आप। बेटा जैसे ना आप ना क्या कर रहे हो, स्पेकुलेशन करना चाह रहे हो फॉरेन के अंदर। स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा लगाना। सट्टे लगाने का मतलब होता है कि जैसे ना हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पर जैसे कोई डॉलर है वो 50 रुपए का
रब कर दो उसको। Yes, sir. ठीक, लड़को भाई भाई ये सर हो गया। देखिए अब इसका डिमांड कैसे ऐसा होता है और सप्लाई कैसे ऐसा होता है। आप रुपए को बदल लो डॉलर में, तो रुपए ऊपर आएगा और कौन, जैसे $1 कितने रुपए का, 50 रुपीज का है, तो आप $10 की डिमांड कर रहे हो, तो आप कितने डॉलर की डिमांड कर रहे हो, $10 की डिमांड कर रहे हो। जैसे उसकी रेट 40 हो जाती है, तो आपकी डिमांड बढ़ा दो, किसी तरह से 1.13 1.13 मतलब 1.13 1.13 दोनों को जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको डिमांड कर दीजिए, इसका फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर दीजिए। यहाँ पे भी रुपया पॉइंट डॉलर कर देना, $1 पहले 50 रुपीज का था, तो आप $10 यहाँ डॉलर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे 16 का हो जाएगा आपका, आप ज्यादा क्लिक करो, बताइए। ज़्यादा क्योंकि बेटा आपको प्रॉफिट होगा ना, आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जितना इसका प्राइस राइट होगा उसकी सप्लाई भी गलत होगा, प्राइस राइट होने पर सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो ये सप्लाई जरूर होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज सप्लाई ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन। सर पॉज हो जा रहा है कभी कभी। वो लोग फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। बच्चों वॉइस कट रही है, नो बताओ बच्चों ये समझ आया आपको यहाँ तक, इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन की जाती है, उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
वो क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगी ना? हाँ हाँ हाँ, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन। ओके सर। मानव आप बहुत काम करो भाई, प्रेजेंटेशन पे बहुत बेटा काम करना पड़ेगा। अभी देखा था ना, अभी मैंने शीट दिखाई है। यस सर। उन चीजों का ध्यान रखो। जब भी मार्क्स आएंगे, लोग इस बार मतलब 100 के लिए सोचते हैं। मैं 4 बच्चों के सोच रहा हूँ कि 4-5 बच्चों के 100 आ जाए इस बार एक साथ, और आ जाएंगे आराम से। इस बार ना मार्क्स ना, मैं स्कूल की तरफ से मेरी कल भी ड्यूटी है स्कूल में। तो पता है, कल भी मैं सुबह से ही चले आऊंगा। कल एग्जाम है कोई गवर्नमेंट जॉब का, तो मेरी सुबह से पूरा का पूरा हमें देखना है 4-5 टीचरों को। तो स्कूल की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कई चीजें। तो वहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है इस बार वैसे मार्क्स बहुत मिलेंगे बच्चों को। तो आप लोग सबसे पहले तो अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। कितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करोगे, अंदर थोड़ा गलत भी लिख दोगे ना कुछ बना के, तो चल जाएगा। आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस बार। लेकिन बस आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन तो मस्ट है। प्रेजेंटेशन तो मस्ट है, लिखना शुड है। सोच लो, आप लिखते हो उसको प्रेजेंटेशन के साथ लिख देते हो ना, तो आप अंदर थोड़ा लिख भी दोगे ना उल्टा सीधा कुछ बना के भी, तो आपको तो भी मार्क्स मिलेंगे, और इवन पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करना हर टेस्ट को टेस्ट की तरीके से ना देकर के एग्जाम की तरीके से देना। आपके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में, देखना 100%। और मैं आपको अपडेट तो करते ही रहूंगा। अब देखिए, इसके अंदर बच्चों दो सिचुएशन होती है इलेक्टिव एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट में दो सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन क्या होती है? इसके अंदर दो सिचुएशन होती है। चार 45।
तो इसे क्या बोलते हैं मित्रों? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ये होता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये दोनों होता क्या है? पहले आप डॉलर है बेटा 50 रुपीज का, तो मार्केट प्राइस डॉलर का रेट हो जाता है 60 रुपीज। तो इसका मीन क्या हुआ? जैसे डॉलर 50 से 60 हो जाता है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। आप अगर आप जानते हो पहले हमें $1 को परचेज करने में 50 रुपीज पे करने पड़ते थे, अब 60 पे करने पड़ते हैं, तो हमें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो when more domestic currency required to buy foreign currency, currency is called depreciation of domestic currency, depreciation of domestic currency, when inflexible exchange rate, यहाँ एक वर्ड लिखना मत भूलना, inflexible exchange rate, inflexible exchange rate, ये काम होता है flexible exchange rate, inflexible exchange rate, when more currency required to buy foreign currency is called depreciation of domestic currency. एग्जाम्पल इसमें क्या दे देंगे? एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल तो यही हुआ ऊपर, मतलब इसमें इनकम सबसे बढ़ता है एक्सपोर्ट से, मतलब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हो जाएंगे बताइए किसी बच्चे को अगर आपको चाहिए? एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? चलो ये भी तो बता दो पहले। मैंने तो इंक्रीज टैक्स नहीं दिया, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। एक बार तो क्वेश्चन आया था कौन सी गुड्स के एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, फिलहाल मैंने किसी को नहीं बताई अभी तक। मेरे एप्लीकेशन में बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? जैसे एक $1 है 50 रुपीज का, इसकी मार्केट प्राइस कितना हो जाता है? इसका मार्केट प्राइस हो जाता है 40 रुपीज। तो इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, when less domestic currency required to buy, when less domestic currency required to buy foreign currency is called appreciation of domestic currency, से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? और यहाँ पर भी मैं बताना भूल गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आप लोगों से मैं पूछूंगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्या है पूरा? ये सुबह में आ रहा है, क्लास जब खत्म हो रही है, ये बड़ा अजीब है। लेकिन स्कूल में हो गया नहीं, स्कूल में नहीं है क्या? आयुष स्कूल में होगी तुम? जो छुट्टी आज भाई सेकंड सैटरडे। तो ये कहाँ है? अब आ रहा है शुभम और निखिल भी नहीं आया। निकल तो आया था भी। आया तो था, पहले आया। चलो बच्चों मैं दोबारा बताता हूँ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर मैंने दो टॉपिक बताए हैं। एक मैंने बताया डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जैसे कि $50 50 रुपीज का है और ये हो जाता है 60 रुपीज का। एक
यूएस डॉलर 50 रुपीज का है और उसका रेट 60 रुपीज। तो डॉलर से जैसे प्राइस राइज हो जाता है, जैसे डॉलर का प्राइस राइज हो जाता है तो बच्चों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे डॉलर महंगा हो जाता है उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? वो कहता है कि उस कंडीशन में हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना होगा। व्हेन मोर डोमेस्टिक करेंसी, में ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड होती है फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए, तो इसको बच्चों में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। और जब हमें लेस करेंसी रिक्वायर्ड होती है फॉरेन करेंसी, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, क्योंकि अब हम काफी पैसे लेके फॉरेन करेंसी, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्यों बढ़ गई है, हमारी करेंसी क्यों बढ़ गई है, तो फिर क्या बोलते हैं, अप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, अप्रिशिएशन हो गया। और इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर बताइए कौन बच्चा बताएगा? कनिष्का ने बताया। हाँ कनिष्का आप बताइए, कनिष्का ने बता दिया, बच्चे आप बताओ। सर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा डेप्रिसिएशन में और डिक्रीज होगा एप्रिसिएशन में, और सर इम्पोर्ट जो है डिक्रीज होगा डेप्रिसिएशन में, इंक्रीज हो जाएगा एप्रिसिएशन। अच्छा ये पक्का भी सही है। देखो इसको कल का डेप्रिसिएशन के अंदर बेटा क्या होता है, देखो इस समय फॉरेनर्स लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो $1 में इंडिया से 50 का माल ले आते थे पहले, अब वो $1 से इंडिया में कितने माल लेके जाएंगे, पहले $1 से कितने माल उठाते थे, वो 50 का, अब $1 से कितने का माल उठाएंगे यहाँ से 60 का। तो मतलब इस समय ज्यादा प्रॉफिट किनको होगा बेटा, इस समय ज्यादा प्रॉफिट होगा फॉरेनर्स को, है ना। तो वो $1 से 50 की माल जो है 60 का स्टॉक ले आएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, मतलब हमारा माल ज्यादा सेल होगा, और इम्पोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हमारा कम हो जाएगा, इम्पोर्ट क्यों कम होगा, क्योंकि हमें फॉरेन से कोई भी गुड्स खरीदना महंगा पड़ेगा, फॉरेन गुड्स बिकम एक्सपेंसिव फॉर डोमेस्टिक कंट्री, हमारे डोमेस्टिक कंट्री के लिए फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, और सेम थिंग यहाँ पे करेंगे कि जैसे अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट देखो, अब हमारे लिए अब फॉरेन लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, पहले वो $1 में 50 का स्टॉक ले आते थे, अब 40 रुपीज का स्टॉक लेके जाएंगे, तो उनको तो लॉस हो रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट तो कम हो जाएगी, अब हमारा माल कम सेल होगा फॉरेन मार्केट में, और हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, हम लोग इम्पोर्ट वहाँ से ज्यादा करेंगे, तो इम्पोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। समझ आया बच्चों? ये बच्चों आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट खत्म हो गई है, ये आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट खत्म हो गई है, अगर यहाँ से कोई डाउट हो तो ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस कैसे करना होता है एग्जाम में, डिफरेंस कोई बच्चा बताएगा डिफरेंस क्या बन सकते हैं इन दोनों के बीच में, अगर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस आ जाए, जिससे बताओ। सर मीटिंग पहले, हाँ सर फिर इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, बहुत बढ़िया, और सर एग्जाम्पल, चीज आपके सामने देखो, पहले तो मीनिंग आ जाएगा, है ना, पहले मीनिंग तो आपको दिख ही रहा है, दूसरा क्या जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और तीसरा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो हो गया 3 डिफरेंस, 3 नंबर के ऊपर का क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, और चलो थोड़ा सा मैं चल के भी बताता हूँ, जो कल का पेपर को रब कर दूं मैं, सिमरन मिटा दो उसको। यस सर। देखिए जो कल का पेपर बनाया ना बच्चों, कल का पेपर थोड़ा सा अच्छी लेवल का है, तो नहीं है, क्योंकि वो तीनों पेपर की सबसे बड़ी बात है, तीनों आंसर आपके पास है, कल के पूरे पेपर के पूरे आंसर आप लोगों के पास है, मैंने लिंक भी सेंड कर रखा है आपको ग्रुप में, लिंक सेंड कर रखा है, उसके अंदर से तीनों पेपर के अंदर से पेपर है पूरा कल का, एक भी क्वेश्चन है कहीं बाहर से नहीं रखा है, उसमें एक भी क्वेश्चन कहीं बच्चा का क्वेश्चन नहीं
तीनों पेपर का क्वेश्चन, उन तीनों पेपर को आप एनालाइज करोगे ना, जब पढ़ोगे तो उनके आंसर भी देखते रहना। तो आपका कल का पेपर, कल अगर आपकी ना 80 में से, अगर देखो कल कैटेगरी है बच्चों की, पेपर पता होने के बाद मार्क्स कम आते हैं तो गड़बड़ी है ना। तो एक तो 70 वाली कैटेगरी है, एक 60 वाली और 50 वाली। अगर 70 में आ रहे हैं बच्चे तो मतलब ये गुड है, और 60 में आ रहे हैं तो ये एवरेज है, और 50 में आ रहे हैं तो ये पुअर है, और जो 50 से नीचे जा रहे हैं, 50 से नीचे आ रहे हैं वो सारे फेल है। ये ध्यान रखिएगा कल। और कल की मेरा टारगेट ये है कि कल हम सारे टेस्ट, बच्चों ने मुझे टेस्ट अब कल जाके सबमिट कर रहे हैं पूरे, तो जो पहले वाले टेस्ट का, इसलिए मैंने कल का टाइम ये रखा है। कल जब मैं टेस्ट लूंगा उसका टेस्ट में खुद सबमिट करूंगा आप लोगों के पास आके। कल ही मैं आपको टाइम दे दूंगा हर एक इंस्टीट्यूट वालों का, 3 इंस्टीट्यूट पे आऊंगा और जब भी मैं टेस्ट सबमिट कर लूंगा कल, मतलब 2 इंस्टीट्यूट से तो कर ही लूंगा मैं, के और जैनिस के, और कंपनी स्टडी होते हैं उसके देखूंगा वहाँ पे कोई और ले लेगा टेस्ट, वहाँ पे कोई और सबमिट कर लेगा, लेकिन आप दोनों तीनों के कल ही मैं टेस्ट लेके सबमिट कर दूंगा। और कल मैं इवनिंग तक कोशिश करूंगा आप लोगों की लिस्ट में बना के डाल दूं, जो पहला टेस्ट होगा ना उसकी मालूम करके उसकी लिस्ट बना के कल डाल दूं। सर टाइमिंग्स क्या टेस्ट की टाइमिंग बच्चों देखो, आपको साइंस वाले बच्चे हैं ना, साइंस वाले बच्चों का टाइम ऐसा है, कल मेरी स्कूल में ड्यूटी है तो मैं स्कूल पे ना जब अपनी आ जाऊँ वहाँ से कंप्लीट करके मैं 12 बजे घर आ जाऊंगा, 12 तक। देन 6 क्लास तो टाइमिंग हो जाएगा 12 से 3 का, लेकिन वहाँ लिमिटेड बच्चे आते हैं तो उसके मैं नाम लिख के बता दूंगा कौन कौन आएगा कल सेक्शन में, वहाँ ऑफलाइन। देन और बच्चे सब ऑनलाइन टेस्ट देंगे, मतलब जो वहाँ रहते हैं विजन नगर में। तो जब 3 बजे टेस्ट खत्म होगा तो 3 के बाद मैं खुद एक टाइम बता दूंगा, उतने टाइम से मैं वहाँ पे आऊंगा, उतने टाइम तक मैं आऊंगा, वहाँ के टेस्ट कलेक्ट करूंगा और टेस्ट लेके चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कल के लिए। कल आप लोग सब बच्चे अपना अपना टेस्ट देखिए, अपने घरों पे देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं, और जो साई पे होगा टेस्ट वो 3 से 6 होगा, साई पे 3 से 6 होगा, और अपडेट होगी वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको जैसी भी होगी। और कोई बच्चा मान लो दूर रहता है, इनके बहुत ही नहीं आ पा रहा, तो वो मुझे बताओ, मैं 3 घंटे का टेस्ट बता रहा हूँ, फोन में चेक नहीं कर सकता, मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि 3 घंटे फोन में, वो 3 घंटे का टेस्ट बहुत पढ़ना पड़ता है और मेरी आंखें बहुत दर्द हो जाती है। मैं एक टेस्ट में चेक करके देखा था 3 घंटे वाला, बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। तो 3 घंटे वाला टेस्ट बड़ी मुश्किल से होता है फोन में चेक ना, उसमें बहुत सारा लिखा होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा सबके ऑफलाइन टेस्ट कलेक्ट करने की। सर आप लोग कल का टेस्ट बच्चों पेपर को अटेम्प्ट करें, तरीका हो जाए बस क्वेश्चन से स्टार्ट कर। पहले हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक को मत लगाने, इकोनॉमिक लगाते तो क्या मतलब वो उसमें भाग रह जाते हैं, वो थ्योरी पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैक्रो तुम्हारी 1 घंटे में या 1 घंटा या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, अगर आप एवरेज बना के चलो, आप कंप्लीट करो। और जो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको 1.5 घंटा टाइम रखो और 10 मिनट का पेपर को नहीं रखो कि आप जो पूरे पेपर प्राइस कर लो कि आपको गलती तो नहीं हुई है, तो आपकी ऑटोमेटिक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए फिर बच्चों मैं मिलता हूँ आपको मिलता हूँ टेस्ट में, और जो ये मैं 11 बजे तक सब डेट डाल दूँ।